नमस्कार दोस्तों, अनुपृष्टि जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट के क्रम में पहुंच चुके हैं सेट नंबर 4 पे। ठीक है, और इस सेट नंबर 4 में इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 3 तक कर लिया है। ठीक है, तो चलिए भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार के तहत हम लोग आज सेट नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य फसलों में यह शामिल है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसका सीरीज जो है खाद्य फसलों में शामिल है। ये देखिए दाल है, ठीक है, ये दालें लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन। ठीक है, खाद्य फसलों में दालें, खाद्य तिलहन, मक्का, गेहूं, चावल, आलू, चुकंदर, जौ, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, किसकी किस्म की हैं? मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये गेहूं की, बाजरा की या ज्वार की या धान की, इनमें में से कौन से एक किस्म है IR20 और रत्ना? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? धान। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धान की एक किस्म है IR20 और रत्ना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ प्रमुख किस्म देखें तो हमसा, ठीक है, एक किस्म होती है हमसा, और जया, और IR8 ये भी एक फसल है। ठीक है, किस्म है धान की, IR8 हो गया और IR36। हालांकि हमने पहले सेट में जितने भी नए किस्म हैं और जितने किस्म है वो बात उसकी हो चुकी है, फिर भी आपको बताना जरूरी है। इस सेट में प्रश्न आया है तो पूसा 1 एक किस्म है, राजेश्वरी एक किस्म है। तो ये सब धान की प्रमुख किस्में हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? यह प्रश्न पूछा हुआ है UPPSC में, तो ये आपको याद रखना है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर से कौन सा सही हो जाएगा? ये मिजोरम में भी प्रचलित है, नागालैंड में प्रचलित है और मणिपुर में भी प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ठीक है, मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंध क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को क्या करते हैं, साफ कर लिया जाता है, जिससे कि वहाँ कृषि की जा सके। इसको क्या कहते हैं? झूम कृषि। हमने जब आपको सेट कराया था पहले वाले में तो उसमें स्थानांतरित कृषि बताया था। स्थानांतरित कृषि को ही झूम खेती कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या होता है इसमें? हमने अभी आपको बताया कि जंगलों झाड़ियों में वनस्पतियों को, पेड़ों को काट कर उसको साफ करके उसमें खेती की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। जो जली हुई पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, उनका जो राख होता है उर्वरक का कार्य करती है। ठीक है, और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों की जा, क्योंकि जंगलों उंगलों में तो हो सकता है मशीन ना पहुंचे, तो जो क्या होता है, लकड़ी के हल आदि से जुताई किया जाता है और बीज बो दिया जाता है। ठीक है, जब यहाँ की जो फसल होती है वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये जो फसलें इस झूम कृषि में पूरी की पूरी फसल प्रकृति पर निर्भर होती है। ठीक है, ऐसी कृषि जितने भी पूर्वोत्तर भारत है, भारत में जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत में, उनमें पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। तो ये आपको प्रश्न याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झूम है, बस ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। तो दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना, एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति या कृषि का एक प्रकार। तो झूम क्या है? झूम है कृषि का एक प्रकार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? चाय या कॉफी, कहवा या रबड़ या ईख? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईख। ईख एक रोपड़ फसल नहीं है। देखिए, रोपड़ फसल के जो अंतर्गत होती हैं वो जैसे चाय, कहवा, काफ़ी, रबड़, ये सब फसलें आती हैं। ईख जो होता है वो रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। फसल उगाने के अगर आधार पर जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो उसमें कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपड़ फसल माना है। ठीक है, कई विद्वानों ने एक गन्ने को भी एक रोपड़ फसल माना है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये सही नहीं है। भारत के संदर्भ में ये सही नहीं है, इसलिए आप ईख को रोपड़ फसल नहीं मानेंगे। रोपड़ फसल क्या होता है? देखिए, जिसका एक बार लगाना हो और बार बार क्या करे, उत्पादन मिलता रहे। जैसे आपका चाय लगाएंगे, एक बार लगाएंगे तो आपको बार बार क्या होता है, उत्पादन मिलता रहता है। काफ़ी भी वही है, रबड़ भी वही है।
तो ऐसे फसल जिनको एक बार लगाया जाता है और बार बार उत्पादन मिले तो और लंबे समय तक क्या करें कि हमको उत्पादन दें और जिनको बार बार लगाना न पड़े, तो ऐसे फसल को हम लोग कहते हैं रोपड़ फसल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रोपड़ फसल। ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? यहाँ पे कुछ गेहूं की प्रकार की दी गई है, इनमें से किस प्रकार की कौन सी जाति, कुल मिलाकर एक किस्म पूछा है, कौन सी गेहूं की किस्म की जा रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रेड गेहूं। ठीक है, ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तिलहन का। मध्य प्रदेश इनमें से तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे विशालतम उत्पादक है। ठीक है, अगर कपास की बात करें तो कपास के 3 राज्य, एक गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तिलहन की बात करें तो तिलहन में 3 राज्य कौन कौन से शीर्ष पे हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मक्के की बात करें तो मक्के के क्षेत्र में कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? कर्नाटक, और दूसरे पे आंध्र प्रदेश, और तीसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, या फिर छतों पर, या पहाड़ों की चोटी पर? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहाड़ों की ढलानों पर। पहाड़ों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जाती है, सीढ़ीदार बना लिया जाता है कृषि के लिए, उसी को सोपान कृषि कहते हैं या सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। तो ये पहाड़ों की ढलानों पर होता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जाहिर सी बात है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, भारत में कॉफी का अधिक से अधिक उत्पादन, अधिकतम उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। और इसके बाद कौन कौन से राज्य आते हैं? इसके बाद केरल आता है। ठीक है, इसके बाद केरल आता है, और केरल के बाद तमिलनाडु आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो ये जाहिर सी बात है, ये कौन सा मसाला है? सूखी लाल मिर्च। भारत के एक दृष्टि से देखें, निर्यात मद के रूप में देखेंगे तो सूखी लाल मिर्च का निर्यात सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल। ये कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है कि जायद के समय किसकी इनमें से खेती की जाती है, कौन सी फसल है जायद की फसल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? तरबूज है। ऑप्शन नंबर ए, तरबूज। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। और फसल जानेंगे तो तरबूज के समय और क्या क्या होता है? खीरा होता है, ककड़ी होता है, और भिंडी होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? जायद की फसलें हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंतवर्ती फसल है। यहाँ पे कुल मिलाकर अगर आपको ये पता है कि अंतवर्ती फसल होता क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप आराम से लगा लेंगे। पहला ऑप्शन कर रहा है कि वह फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं, इसको तो चारा फसल कहते हैं, ये चारे फसल के अंतर्गत आती हैं। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने के में असफल हो जाएं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन क्या कर रहा है? वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। और चौथा क्या कह रहा है कि वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए, ये तो चारे फसल के अंतर्गत आ गया, और डी हमने आपको बताया था कीट आकर्षक फसल के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कपास के चारों ओर किसकी खेती की जाती है? भिंडी की खेती की जाती है, जिससे कीट क्या हो? भिंडी आकर्षित कर लें और कपास की फसल बच जाए। तो ये तो हो गया ऑप्शन आपका गलत। इस तरह से पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, और आपके पास ऑप्शन बचा बी और सी। ये सी भी क्या होगा? इसी के अंतर्गत आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बचता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे फसलें, वे प्रतिस्थापित फसलें जो रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें, जो कंटिन्यू फसलें लगती रहती हैं, वो उगने में असफल हो जाएं। मतलब अंतवर्ती फसल के अंतर्गत वो आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फसल लगाया जा रहा है, बार बार उसी खेत पर, उसी जमीन पर एक ही कृषि की जा रही है, एक ही फसल की कृषि की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? धीरे धीरे उसका क्या होता है कि फसल उगने की जो उत्पादन होता है वो कम होने लगता है।
तो उस समय क्या होता है कि वो उस फसल को रोक कर, जैसे मान लीजिए धान बार बार लगाया था, अगर वो फसल रुक गया तो उस फसल को रोक कर, उसके उत्पादन में कमी होने पर उस फसल को रोक कर दूसरा कोई फसल लगाया जाता है, जिससे क्या हो, उसके क्रमवार में कटौती हो जाए और फिर से उसकी उत्पादकता बनी रहे। तो वैसे में इसी को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता? देखिए, अब अगर आपको पता होगा कि खरीफ के फसल कौन कौन से हैं तो आप आराम से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखिए, जब दक्षिण पश्चिमी जो मानसून भारत में आने के समय जब आती हैं तो उस समय क्या होता है, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और उसके लौटने के समय में काट ली जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का ये मतलब है, जब यह फसल जो खरीफ का फसल है जब वर्षा प्रारंभ होता है तो बोई जाती है और समाप्ति पर, ऐसा कहने कि सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जौ और सरसों। जौ और सरसों ये रबी की फसल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा होती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल बढ़िया की खेती की जा सकती है? कुल मिलाकर यह कह रहा है कि एक पर्वतीय ढलानदार पर्वतीय भूभाग है, उसमें वहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो वहां पे निम्न इन चारों में से किसकी खेती अच्छी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जो पर्वतीय ढलान क्षेत्र है वहां पे किसकी खेती की जा रही है? चाय की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चाय की खेती सबसे अच्छा होगा। हालांकि जब हम लगभग सेट फर्स्ट या 2 करा रहे थे तो उसमें जितने भी फसल आ रहे थे, या सेट नंबर 3 में होगा, तो जो भी होगा, जब हम करवा रहे थे वो सेट, तो उसमें जितने फसल आ रहे थे उसमें हम औसत वार्षिक वर्षा भी बता रहे थे, तो वो आपको याद रखना है, सभी फसलों का हमने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे चाय के लिए सही हो जाएगा। देखिए, यदि भारत के कोई ढलानदार पर्वतीय भूभाग है, 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो वहाँ चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से सीखकर तंबाकू की खेती करना शुरू किया था? तो किस देश से? दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, और अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर देखें तो वहां पर ब्राजील आता है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पूरी दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। तो दक्षिण अमेरिका से ही ये सीखा हुआ है भारत में तंबाकू की कृषि करना। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन कौन सी दक्षिण अमेरिका से सीखा है भारत? कसावा की खेती, जिसे टैपियोका भी कहते हैं, अनानास की खेती। ठीक है, अनानास की खेती भी भारत सीखा है दक्षिण अमेरिका से इसकी खेती करना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी एक, अब आपको बताना है काफी एक क्या है? उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है, उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ी है, शीतोष्ण कटिबंधीय झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। काफी एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? वाणिज्यिक स्तर पर पूछा गया है, कुल मिलाकर पूछा गया रबड़ का उत्पादन। तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है, फिर कर्नाटक में होता है। अगर ऐसा देखें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल में 92%, ठीक है, और तमिलनाडु में 3.4%, और कर्नाटक में 2.1%। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बगान कृषि पैदा करती है, बगान कृषि पैदा करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? खाद्येतर फसलें, है ना, खाद्येतर फसलें पैदा करती है।
यहाँ पे खाद्य फसलें नहीं हैं, ये आपको याद रखना, ये खाद्येतर फसलें होती हैं। जैसे बगान कृषि के अंतर्गत देखिए, जैसे चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी, ये सभी खाद्येतर फसलों के अंतर्गत उपजाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए हमने आपको अभी रोपड़ कृषि के बारे में बताया, तो रोपड़ कृषि को ही बगान कृषि कहते हैं। ऐसा कह लें, चाहे रोपड़ कृषि को बगान कृषि कहते हैं, चाहे बगान कृषि को रोपड़ कृषि कहते हैं, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पहला स्थान है। भारत का संसार में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। भारत 1998 से लगातार विश्व दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है ना। अगर भारत में पूछा जाए कौन पहले स्थान पर है, कौन सा राज्य, तो वो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न है या फिर दलहन, तिलहन, मसाले, कौन से पैदावार सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खाद्यान्न फसलों का। ठीक है, अगर आंकड़ों के अनुसार हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का 19.54% खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, और दूसरा स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे पंजाब है, और तीसरे स्थान पे कौन है अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यह आज का आखिरी प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के देखिए विशाल गंगा यमुना का मैदान है, जो प्लीस्टोसीन युग से आज तक अलग अलग नदियों के निक्षेप से निर्मित है। ठीक है, इस मैदान में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो जलोढ़, कछारी या भात, कुल मिला के जलोढ़ मिट्टी है, तो इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं और भात मिट्टी भी कहते हैं, जो कि काप मिट्टी, कीचड़, बालू, इन सभी चीज़ों से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने फिर 25 प्रश्न कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं सभी को कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, कमेंट का कहने का मतलब मेरा ये होता है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो ये नहीं कि अच्छा है या कुछ भी, चाहे जो भी करिए, लेकिन आपका हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।